एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 11 टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 का, जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें एंड कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। तो डिटेल में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए एंड देखिए हम कैसे इसको आगे प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो अकाउंटिंग इक्वेशन पहले हम समझ लेते हैं क्या है एंड कहाँ से डिराइव होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू विच द टोटल ऑफ एसेट्स is equals to the total of liabilities and capital of the firm। तो फर्म के जो टोटल एसेट्स होते हैं वो लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के इक्वल होते हैं। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये हमारी डबल एंट्री कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें हम फॉर एवरी डेबिट अमाउंट देयर इज अ इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो उस कंसेप्ट पे बेस्ड है, जिसमें जब हम कोई एसेट खरीदेंगे या तो वो हम लाइबिलिटी के थ्रू खरीदेंगे कहीं से लोन लेके, या हम अपनी कैपिटल से खरीदेंगे जो हमने कैपिटल बिजनेस में अपनी पर्सनल लगाई है। तो इसलिए जो एसेट्स का टोटल होता है वो लाइबिलिटीज या कैपिटल के इक्वल होता है। लाइबिलिटीज का और हम क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटी। तो लाइबिलिटीज के लिए हम नेक्स्ट जो ऑल्टरनेटिव टर्म यूज करते हैं जो आपको क्वेश्चंस में लिखी हो सकती है वो एक्सटर्नल इक्विटीज है, या कैपिटल के लिए ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटीज। तो यहां से अकाउंटिंग इक्वेशन दूसरे वे में भी प्रेजेंट हो सकती है, जिसमें एसेट्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटीज मतलब कैपिटल। तो देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन जो है विच इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये कहाँ से डिराइव हुई। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम लेफ्ट साइड पे लायबिलिटीज एंटर करते हैं एंड राइट साइड पे एसेट्स एंटर करते हैं। अंडर लायबिलिटीज वी हैव कैपिटल एंड लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर हमारे कौन कौन सी लाइबिलिटीज आती हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, सपोज इट इज गिवन 2 लाख। क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे विच इज सपोज 1 लाख। कैपिटल इज गिवन 5 लाख। एसेट्स में हमें डिफरेंट एसेट्स गिवन होंगे, करंट या नॉन करंट। सपोज वी आर गिवन विद बिल्डिंग 3 लाख, स्टॉक 50,000, फर्नीचर 50,000, कैश बैलेंस 1,50,000 एंड बैंक बैलेंस 2,50,000। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे बैलेंस शीट का जो टोटल आएगा वो सेम आएगा 8 लाख एंड 8 लाख। तो जब भी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है जिसमें हर डेबिट अमाउंट का सेम क्रेडिट अमाउंट होता है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है वो हमेशा क्या आएगा, टैली होगा एंड दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। यही से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव होती है विच इज द टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल्स टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो यहीं से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो डिराइव हुई है, जिसमें लायबिलिटीज एंड कैपिटल का टोटल एसेट्स के इक्वल आता है। अब इसके बेसिस पे जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम सॉल्व करेंगे। एंड किस तरह का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल एंट्रीज गिवन होंगी, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स गिवन होंगी एंड यू विल बी आस्क्ड to show the transaction, those transactions in the form of accounting equation। तो आपको एक ही क्वेश्चन में 4, 5, 6, 7 और 8 मोर देन 8 ट्रांजेक्शन्स भी गिवन हो सकती हैं जिसको वो बोलेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करो। तो अभी हम देखेंगे कैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ द नोटबुक यू विल राइट द अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज assets is equals to
लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम one by one we will take up transactions and we will see how we will make the treatment of each transaction in accounting equation. So first transaction we take, Mohan is the owner. Mohan commenced business with cash rupees 2 lakh. So मोहन commenced business with cash rupees 2 lakh. तो इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में अब कैसे प्रेजेंट करेंगे? अब जब मोहन ने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया, एक एसेट आया कैश, तो हम एसेट्स के अंदर यहाँ पे कैश एसेट बनाएंगे एंड अमाउंट इज रुपीज 2 लाख। लायबिलिटीज इस ट्रांजेक्शन से जीरो है, सो वी विल राइट जीरो अंडर लायबिलिटीज। कैपिटल अमाउंट इज ऑल्सो 2 लाख। So this is the first transaction in accounting equation. इसके बाद second transaction is purchased goods rupees 50,000 for cash. अब गुड्स परचेज किए हैं बिजनेस ने 50,000 के अगेंस्ट कैश। जब भी कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी आपने ध्यान देना है कि उससे कैश हमेशा इंपैक्ट होगा। यहाँ पे जो ये ट्रांजैक्शन है ये कैश में हुई है, तो जब भी हम गुड्स खरीदेंगे कैश में तो हमारा कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैश बाय 50,000 से डिक्रीज होगा, हमने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं। एंड यहाँ पे हमारा एक नया एसेट ऐड हो जाएगा विच इज स्टॉक, या आप गुड्स भी लिख सकते हो। कितने का स्टॉक ऐड हो गया है यहाँ पे हमारा? 50,000 का, क्योंकि हमने 50,000 का स्टॉक परचेज किया है। यहाँ पे फाइनल अमाउंट अब कैश का 2 लाख था, 50,000 माइनस हो गया, सो फाइनल अमाउंट ऑफ कैश इज नाउ 1,50,000। स्टॉक हमारे पास पड़ा है 50,000 का। लायबिलिटीज अभी तक हमारी कोई भी अराइज नहीं हुई है, क्योंकि हमने जो गुड्स हैं वो भी कैश पे खरीदे। तो लायबिलिटीज कब बनती हैं? जब हम कोई क्रेडिट पे सामान खरीदते हैं या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। अभी तक हमारा कोई भी क्रेडिटर नहीं है, तो लायबिलिटीज विल बी शोन जीरो। अब हमारी कैपिटल भी 2 लाख ही है। कैपिटल में चेंज कब आता है वो मैं बता देती हूँ आपको। कैपिटल हमेशा इंक्रीज होगी इनकम से एंड प्रॉफिट से। कैपिटल डिक्रीज होगी, मतलब कैपिटल से डिडक्ट करेंगे हम जब भी पार्टनर ड्रॉइंग्स करेगा या जब भी कोई लॉस होगा। तो इनके अलावा जो कैपिटल है कभी भी चेंज नहीं होगी। एक्सपेंसेस से भी कैपिटल डिक्रीज होती है। सो इनकम या प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर ड्रॉइंग्स लॉस या एक्सपेंस होगा तो उससे कैपिटल डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे एसेट परचेज करने से कोई भी इम्पैक्ट कैपिटल पे नहीं आता है, तो हमने कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट शो नहीं करना है। कैपिटल एज इट इज है इस ट्रांजैक्शन से 2 लाख। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड एसेट्स का टोटल करेंगे। सो एसेट्स में कैश का टोटल 1,50,000, स्टॉक इज 50,000, हियर लायबिलिटीज इज 0 and capital is 2 lakh. So you can see that 1 lakh plus 50 is 2 lakh. Left hand side का total आ रहा है accounting equation का 2 lakh and right hand side is 0 plus 2 lakh which is also 2 lakh. तो जब भी हम every step पे accounting equation solve करेंगे, हर step पे जो left side का total होगा, मतलब asset side का total होगा, वो हमेशा liability and capital के equal आएगा। Next transaction पे चलते हैं। Third transaction, sold goods worth rupees 10,000 for 20,000 अगेंस्ट कैश। तो इस ट्रांजेक्शन को बहुत ही ध्यान से आपने समझना है, क्योंकि जनरली जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो इस ट्रांजेक्शन में होते हैं। तो हमने गुड्स सेल किए हैं 10,000 के, 20 वर्थ रुपीज 10,000, मतलब जिनकी वर्थ थी 10,000, मतलब जिनकी कॉस्ट थी 10,000, वो हमने 20,000 में सेल करे हैं अगेंस्ट कैश। मतलब 10,000 वाला हमने सामान 20,000 का बेचा है सिंपल लैंग्वेज में। सो 10,000 वाला सामान जब हम 20,000 में बेच रहे हैं तो 10,000 का फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कैश
पहले हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैश हमने जो लास्ट स्टेप से कैश आया हमारा 1,50,000, वो यहाँ पे हमने नोट डाउन करना है 150। सो कैश इज 1,50,000। अब हमने जब 10,000 वाले गुड्स 20,000 के बेचे, हमने अमाउंट कितना रिसीव किया है? हमने 20,000 ही रिसीव किया। जितने का हम बेचेंगे उतना ही हमारा कैश रिसीव होगा। तो हमने 20,000 रिसीव किया, तो हमारा कैश इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से, तो हम कैश में ऐड करेंगे 20,000। अब यहाँ पे जो गुड्स हैं, गुड्स हमारे 50,000 के थे, हम पहले एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे 50,000। अब इसमें जो चेंज आ रहा है वो हम चेंज करेंगे। अब 10,000 के कॉस्ट के, 10,000 की वर्थ के गुड्स हमने बेच दिए, तो मतलब जो हमारा स्टॉक है वो यहाँ पे 10,000 से कम हो गया, तो हम यहाँ पे 10,000 माइनस करेंगे। अब जो प्रॉफिट है, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रॉफिट है उससे कैपिटल इंक्रीज होती है। तो जब हमने 20,000 वाले गुड्स, सॉरी 10,000 वाले गुड्स 20,000 के सेल किए, तो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट से जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा। चलिए अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। ओके, सो फाइनल अमाउंट ऑफ कैश विल बी 1,50,000 प्लस 20,000, 1,70,000। फाइनल अमाउंट ऑफ स्टॉक विल बी 50 में से 10 माइनस कर देंगे, स्टॉक हमारे पास बच गया 40,000 का। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी अभी 0 है एंड कैपिटल भी 2,10,000। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब आप टोटल करो 1,70,000 प्लस 40, 2,10,000। आपको राइट साइड भी टोटल दिख रहा है 2,10,000। तो ये हमारा ट्रीटमेंट है ऑन द सेल ऑफ गुड्स ऑन प्रॉफिट। तो ये हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। परचेज्ड, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000। तो अब हमने एक फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर इज अ एसेट। जब भी हम कोई एसेट खरीदेंगे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले अब हम कैश को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। लास्ट स्टेप से हमारा कैश आ रहा है 1,70,000। अब यहाँ पे हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा है कैश पे, तो कैश 5,000 से डिक्रीज हो जाएगा। हमारा फाइनल अमाउंट अब कैश का आ रहा है 1,65,000। गुड्स में कोई चेंज नहीं है, तो हम गुड्स एज इट इज लिख देंगे जो लास्ट स्टेप से आए हैं। 40,000 का अमाउंट था, सो गुड्स हमारे आ गए यहाँ पे 40,000। अब हमने जो फर्नीचर परचेज किया है 5,000 का, वो हमारा नया एसेट यहाँ पे बनेगा जो है फर्नीचर। तो हम यहाँ पे फर्नीचर का न्यू एसेट का हेड क्रिएट कर देंगे अंडर एसेट्स, क्योंकि हमारा फर्नीचर जो एक एसेट है तो नया एसेट क्रिएट हो जाएगा। लायबिलिटीज 0 है क्योंकि हमने जो फर्नीचर है वो कैश पे परचेज किया है, तो कैश में ही इम्पैक्ट आया। अगर हम ये क्रेडिट पे परचेज करते हैं फर्नीचर, तो यहाँ पे वेंडर, फर्नीचर का वेंडर क्रिएट हो जाता, जो एक लायबिलिटी एज अ लायबिलिटी शो होता। बट कैश में हमने खरीदा है तो कैश शो हुआ है। कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है, तो कैपिटल को हम एज इट इज लिखेंगे। अब करते हैं इसका टोटल। ओके, सो फाइनल अमाउंट ऑफ कैश आफ्टर दिस स्टेप इज 1,65,000. Final amount of stock is 40,000 and final amount of furniture is 5,000. Liability is 0 and capital is 2,10,000. अब इसका हम टोटल करेंगे 1,65,000 plus 40,000 is 2,05,000. 2,05,000 plus 5,000 is 2,10,000, which is equals to the right hand side, which is 2,10,000. तो ये है हमारे final amount of assets, liability and capital after this transaction. Next transaction पे चलते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन, paid rent ₹10,000. So paid rent ₹10,000 is the payment of expense. रेंट हमारा एक खर्चा है, एक्सपेंस है। जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करेंगे, चाहे वो रेंट है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो टेलीफोन बिल है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका ट्रीटमेंट सेम रहेगा। जो मैं अभी रेंट का बताऊंगी आपको, सेम ट्रीटमेंट आपने और कोई एक्सपेंस होगा उसका करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कैश को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अपनी लास्ट इक्वेशन से 165, 165।
अब हमने रेंट पे किया है, कोई भी हम एक्सपेंस पे करेंगे उससे कैश क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कैश को डिक्रीज करेंगे, माइनस करेंगे 10,000। सो फाइनल अमाउंट ऑफ कैश विल बी 1,55,000। नेक्स्ट एसेट हमने स्टॉक का बनाया हुआ है, जो हमारा लास्ट स्टेप से 40,000 आ रहा है। इस ट्रांजैक्शन से स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, तो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है फर्नीचर 5,000 का जो हमने परचेज किया था, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो हम यहाँ पे एज इट इज उसको भी लिख देंगे। लाइबिलिटीज अभी हमारी 0 है एंड कैपिटल हमारा 2,10,000 है। एंड मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एक्सपेंस से हमारी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम एक्सपेंस जो है रेंट पेड वो 10,000 कैपिटल में से क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। चलिए अब करते हैं इस ट्रांजैक्शन का भी टोटल। ओके, सो फाइनल अमाउंट ऑफ cash after this transaction is 1,55,000. 40,000 is the stock, 5,000 is the value of furniture. Liabilities are still 0 and capital after this transaction is 2 lakh. Okay, now calculate the total of both the sides and see if it is coming equal. So 155 plus 40 is 195. 195 plus 5 is 2 lakh and right hand side also it is coming 2 lakh. Right? Next transaction 6, purchased goods for rupees 20,000 from मोहन। ओके, तो हमने मोहन से गुड्स परचेज किए हैं 20,000 के। एंड जब भी ये ध्यान रखना आपने, जब भी हमें परचेजेस या सेल्स की ट्रांजैक्शन गिवन होगी एंड इट्स नॉट रिटर्न कि हमने कैश पे परचेज किया है, तो एंड नेम ऑफ द क्रेडिटर या डेटर गिवन है आपको क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे मोहन का नाम लिखा हुआ है, तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे है। तो हमने यहाँ पे मोहन से जो गुड्स परचेज किए हैं वो हमने क्रेडिट पे परचेज किए, कैश पे परचेज नहीं किए। मतलब ये परचेज की जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट पे है। तो जब हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किए, कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सपोज हम मार्केट जाते हैं अपनी जेब में 20,000 रुपए लेके, बट वहां से हम जो सामान लेके आते हैं वो उधार पे लेके आते हैं, तो क्या हमारे कैश में कोई चेंज आएगा? घर पे वापस हम 20,000 ले आएंगे, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्योंकि कैश में कोई चेंज नहीं आया तो कैश एज इट इज शो करेंगे हम, कैश में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो हमारा कैश कैरी फॉरवर्ड हो गया फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन 155, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। स्टॉक हमारा लास्ट स्टेप से आ रहा है 40,000। अब हमने गुड्स खरीदे तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा। स्टॉक 20,000 का हमने और खरीदा है तो हमारा 20,000 से स्टॉक यहाँ पे बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5,000 का फर्नीचर था जिसको हम एज इट इज शो करेंगे, जिसमें कोई चेंज नहीं है। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज पे। अब यहाँ पे हमने जब उधार पे क्रेडिट पे परचेजेस किए हैं, हमारी लायबिलिटी अराइज हो गई है, हमारे क्रेडिटर्स बन गए हैं। क्योंकि जब भी हम क्रेडिट पे परचेज करेंगे हमारे क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स, विच इज अ लायबिलिटी। तो हम अब इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर लिखेंगे क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स बन गए हमने, जितने के गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं। हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पे, तो 20,000 के हम क्रेडिटर्स यहाँ पे लायबिलिटीज में शो करेंगे। लास्ट स्टेप से हम कैपिटल कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे 2 लाख, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं है। तो चलते हैं अब इसको भी टोटल करते हैं। ओके, सो फाइनल अमाउंट ऑफ कैश आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन इज 1,55,000। फाइनल अमाउंट ऑफ स्टॉक इज 40,000 प्लस 20,000 60,000। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है 5,000। लायबिलिटी बन गई यहाँ पे हमारी 20,000 की एंड कैपिटल इज 2 लाख। सो क्रेडिट यहाँ पे राइट साइड पे टोटल बन रहा है 2,20,000। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1,55,000 प्लस 5,000 इज 1,60,000। 1,60,000 प्लस 60,000 इज 2,20,000 विच इज इक्वल्स टू द टोटल ऑफ राइट हैंड साइड। सो ये भी हमारी इक्वेशन टैली हो गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अमाउंटिंग टू रुपीज 12,000। ओके,
तो हमारे गुड्स लॉस हो गए हैं, लॉस मतलब खराब हो गए हैं ड्यू टू फायर, आग लग गई है और उसकी वजह से जो हमारे गुड्स है, स्टॉक है, वो जल गया है, जिसकी वजह से लॉस हो गया गुड्स का। तो जब भी लॉस होगा, गुड्स का लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली गुड्स में से ही डिडक्ट होगा, तो कैश में चेंज नहीं है। गुड्स हमारे जितने का गुड्स का लॉस हुआ है उतने से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। फर्नीचर में नो चेंज, सो एज इट इज लिख देंगे। लाइबिलिटी 20,000 है, 20,000 ही रहेगी। एंड यहाँ पे 2 लाख का कैपिटल है, उसमें से लॉस से कैपिटल डिक्रीज होता है, तो 12,000 का हम माइनस डिडक्ट करेंगे यहाँ पे फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। ओके, सो टोटल करेंगे अब। फाइनल अमाउंट ऑफ कैश आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन इज 1,55,000. Final amount of goods after this transaction is 48,000. Furniture is same, 5,000. Creditors is 20,000, no change in that. And our capital will decrease, so it is 1,88,000. So if you calculate the total of both sides, it will tally and it will come equal. So यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। तो इस इक्वेशन के बाद हमारा टोटल आ रहा है दोनों साइड्स का 2,08,000 एंड 2,08,000। तो अब कई बार क्वेश्चन में आपको बोलते हैं कि प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द एंड, तो आपको कई बार बैलेंस शीट भी बोलते हैं। तो हम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, हम कैसे कैसे हर ट्रांजैक्शन की बैलेंस शीट बनाएंगे। इसमें ट्रांजैक्शंस की आपने बैलेंस शीट नहीं बनानी है, इसमें आपने बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है वो लास्ट इक्वेशन के बेस पे बनानी है। जो आपके फाइनल अमाउंट्स आए हैं लास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, उसी को आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सारे अमाउंट्स पुट कर देने हैं और बैलेंस शीट आपका इक्वल आएगा। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड पे एसेट्स। लाइबिलिटीज में सबसे ऊपर कैपिटल, सो कैपिटल का अमाउंट हमारा कितना आया फाइनल लास्ट स्टेप से 1,88,000। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स आए हैं लाइबिलिटी में, क्रेडिटर्स हम लाइबिलिटीज के अंडर लिखेंगे 20,000। ठीक है जी, तो हमने लाइबिलिटीज के अंडर कैपिटल का अमाउंट शो किया लास्ट इक्वेशन से एंड क्रेडिटर्स का अमाउंट शो किया जो कि लाइबिलिटी है अंडर लाइबिलिटीज 20,000। अब हम एसेट्स शो करेंगे जिसमें कैश का बैलेंस है 1,55,000। ये 48,000 स्टॉक था हमारा, तो हम स्टॉक लिखेंगे एसेट्स में सेम 48,000 यहाँ से, एंड 5,000 का फर्नीचर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर 5,000 एंड इसका टोटल 2,08,000 आएगा दोनों साइड्स का। सो दिस इज हाउ यू विल मेक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने लास्ट इक्वेशन की वैल्यूज को ही बैलेंस शीट में शो करना है। लाइबिलिटीज में कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिख देनी है आपने, एंड एसेट्स में इंडिविजुअली जो जो एसेट्स के हेड क्रिएट किए हैं वो इंडिविजुअल एसेट्स के वैल्यूज लिख के आपने इक्वल कर देना है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमने क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया। ऐसे ही आपने स्टेप बाय स्टेप हर एक इक्वेशन को टोटल करना है एंड ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप अपनी बुक से अब क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो हम इसी चैप्टर की करेंगे जिसमें हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इसके डिस्कस करेंगे एंड टी शेप जो अकाउंट इसमें बनाना होता है वो डिस्कस करेंगे और हमारा ये कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का फिनिश हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हो। कोई भी डाउट आता है किसी भी ट्रांजैक्शन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।